Okay, question number 31 देखते हैं. 31 is the point which divides the line segment joining the point 7, -6 and 3, 4 is in the ratio of 1:2 internally. मतलब ये और ये जो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो इस लाइन को एक पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड करती है. वैसे ही x, y निकालना है आपको और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्या मैंने ये फिगर सही बनाया? क्या ये फिगर सही है? नहीं, ये फिगर सही नहीं है. क्यों? देखो यहाँ पे पहले दोनों कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 7, 6 और नीचे जो रेशियो दिया हुआ है पहले दिया है 1. तो जो पहले है उसके साथ में वो रेशियो आएगा, यानी कि 2 बाद में 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा, सॉरी 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा. मतलब जिस कोऑर्डिनेट के साथ में जो रेशियो है, अगर पहले ये कोऑर्डिनेट है तो इसके साथ में ये रेशियो लिखेंगे और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट है तो उसके साथ में ये रेशियो लिखेंगे. ध्यान रहे आपको. तो अब लिखना शुरू करते हैं. ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2 और ये जो x तो y था हमें फाइंड करना है, x, y फाइंड करना है. बस सिंपल सी बात है. फिर से फॉर्मूला लगाना है आपको. x इक्वल्स टू m1 x2. फॉर्मूला लिख रखा है वहां पे, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं. m1 2, x2 7 प्लस m2 1, x1 3 अपॉन 2 प्लस 1. 7 2 जा 14 प्लस 3 17 अपॉन 2. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव ही आएगा. सीधी सी बात है. पहले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आएगा. ये मैंने पूरा किया है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो समझ सको कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से बनता है. यहाँ देखो फॉर्मूले के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन है ही नहीं. यहाँ पर ये एक नंबर भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है. चेंज किससे होगा? y से. चलो y चेक करते हैं अभी. m1 x2 m1 2 y2 6 माइनस का प्लस m2 1 y1 4 होल अपॉन 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 जो भी है. 6 2 जा 12 प्लस 4 अपॉन 3. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो प्लस माइनस चेक करना है क्योंकि नीचे ऑप्शन में क्वाड्रेंट बताना है कौन सा है. 12 में देखो 4 माइनस करोगे तो माइनस का 8 आएगा. 8 माइनस का है, इट मीन्स कि जो x है वो पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है. अब यहाँ डायग्राम देखिए. अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 प्लस. ठीक. सेकंड क्वाड्रेंट प्लस सॉरी माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस माइनस. फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस. रिपीट कर रहा हूं. देखो पहले x की तरफ बढ़ना होता है हमेशा, प्लस ऊपर की तरफ प्लस, इसमें माइनस ऊपर की तरफ प्लस, इसमें माइनस नीचे की तरफ जाओगे तो प्लस, इसमें प्लस नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस. तो एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है. किसमें आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. द क्वेश्चन नंबर 32 इज if P divides the line segment joining A and B in the ratio of this, then the value of A and B. आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको A and B के फॉर्म में दिए गए हैं. रेशियो आपको 3:1 दिया हुआ है. फाइंड करना है A और B की वैल्यू को. यहाँ पर मैं इस वाले को x1 y1, इस वाले को x2 y2 और इस वाले को x and y मान रहा हूँ. ये m1 और ये m2 हो जाएगा. ऑफ कोर्स शुरू करते हैं फॉर्मूला. x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू क्या है? 9a माइनस 2 इक्वल टू m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 8a ब्रैकेट क्लोज प्लस m2 कितना है बेटा? 1 इंटू x1. x1 यहाँ पे देखिए 3a प्लस 1 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3. ये सॉल्व करना है. ठीक है, शुरू करते हैं. 3 प्लस 1 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 4 जा 36a. 4 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है. 4 2 जा 8 इक्वल टू 8 जा 24a प्लस 3 1 जा 3a प्लस 1 1 जा 1. कहीं आप 3a प्लस 1 4a मत कर देना. देखो इसके साथ में a है तो ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और 1 एक कांस्टेंट है. आप 3a को 1 से ऐड नहीं कर सकते. अच्छा एक बात सोचिए, आपने देखा होगा कई बार x प्लस 1, तो हम इसको क्या नहीं कर देते 2x.
क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, 2 एक्स कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर वैसा नहीं होगा। खैर अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3a + 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, a8 वाले टर्म्स एक तरफ और जो नंबर है एक तरफ, इन सबको उठा के इस तरफ ले जा रहा हूँ मैं, 8 को इधर लेके आ रहा हूँ। तो 36a 24 + 3 27, इधर आ जाएगा 27a इक्वल टू 8 को उधर ले जाओ, इसमें ऐड कर दो, माइनस है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। तो 36 में से 27 माइनस करेंगे आपको क्या आएगा, 9a इक्वल टू 9, 9 से 9 डिवाइड करो, a की वैल्यू क्या आ रही है 1। ऑप्शन चेक कर लो पहले, अगर ऑप्शन एक ही है तुम सीधा आंसर कर सकते हैं। a की वैल्यू +1 आ रही है ना, +1 ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी ही है, एक ही है ऑप्शन, तो हम सीधा डी कर सकते हैं यहाँ पर। आ रहा होगा बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड करना है इस। देखो बहुत सिंपल सा है, m1 m2, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, x1 y1 x2 y2 x एंड y, आपको फाइंड करना है इस बार m1 और m2। देखो m1 m2 को फाइंड करने के लिए आपको दोनों फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक तो ये x का फॉर्मूला है और एक y वाला भी है, या तो आप x वाला लगा लो या y वाला लगा लो, किसी में भी लगा लो, आपको रेशियो सेम ही मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे x का लगाने जा रहा हूँ, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 + m2 x1 होल अपॉन m1 + m2। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, और जब भी मैं लिखूँ तो फास्ट फॉरवर्ड मत कर देना कहीं 10 सेकंड, आप लिखते वक्त ध्यान दीजिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज, x की वैल्यू -4 है, m1 निकालना है, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करना है, इंटू x1 की वैल्यू -6 है अपॉन m1 + m2। ये पूरा इस तरफ लेकर आओगे, अपन मल्टीप्लाई करो इसको इसको, तो ये इधर आएगा, तो ये जाएगा -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 m1 सॉल्व कर लो, m2 m2 सॉल्व, तो मैं इसको इस तरह लेके आ रहा हूँ, इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो -4m2 तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 4m2 6m2 इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस का 6m, कैसे भी कर लो यार, कोई ऐसे इशू नहीं है, आपने बस m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m1 + 4m1, इन दोनों को माइनस करो, 2m2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7m1, m2 को उधर ले जाओ, 7 को इधर इस तरफ ले आओ, तो 2/7 इक्वल टू m1/m2, रेशियो क्या मिल गया, m1/m2 इक्वल टू 2:7, 2:7। देखो यहाँ ध्यान दो, बहुत केयरफुल रहना होगा आपको यहाँ पर। पहला आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6,10, तो मैंने पहले क्या लिखा है 6,10 a है ना, और b आपको दिया हुआ है 3,-8, तो रेशियो भी इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। m1 की वैल्यू पहले 2 मिलनी चाहिए, फिर 7 मिलनी चाहिए, हमारा आया है 2:7, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप ध्यान दो, ऑप्शन पे 7:2 भी दे रखा है, अगर आपने गलती से इसको ऐसे लिखा होता, मतलब m1 को इधर लिखने की जगह पे m1 को इधर लिखते और m2 इधर लिखते, तो 2:7 आने की जगह 7:2 आ जाता, आंसर गलत हो जाता। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने a को पहले लिखा है तो m1 को पहले लिखिए, मतलब जिस के अकॉर्डिंग है, उसने पहले कुछ में a दिया है तो पहले ही आप m1 को रखो इस टाइप से। तो यार 2:7 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 34, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट देखो, यानी मिड पॉइंट मतलब क्या है, रेशियो जो है वो 1:1 हो जाएगा, और 1:1 पे मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू x1 + x2 होल अपॉन 2, बस ये करना है, a की वैल्यू तो फाइंड करनी है, क्या पढ़ो क्वेश्चन को यार, क्लियर दिख रहा है a/3 है। तो शुरू करते हैं, x की वैल्यू है यहाँ पे a/3 इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ पे -6 हो जाएगी, प्लस x2 की वैल्यू -2 होल अपॉन 2, a/3 इक्वल टू -6 -2 दोनों ऐड करोगे माइनस का 8/2, 2 से कैंसिल करो 4, 3 को उधर ले जाओ, a इक्वल टू -12, ऑप्शन 34 है ना, ऑप्शन नंबर बी है, इसको इरेज कर दे रहा है। और क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो +12 भी दे रखा है ना, वो भी ध्यान देना होगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are these is, आपको फोर्थ वर्टेक्स D निकालना है, ABC आपको दिया हुआ है। देखो ये D वर्टेक्स को के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा,
हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट को O मान लूं, ये वाले पॉइंट को, तो DO रेशियो OB सॉरी हो जाएगा 1:1। तो हमें रेशियो मिल गया M1 M2, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए, मैं इसे X2 और इसे Y2 मान रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया। और अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट हो जिसे हम क्या कहते हैं, X, Y कहते हैं ना, अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तो ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, हम रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हमारा ये क्या है कि X और Y यानी कि पॉइंट O को निकालना है। O को पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास A एंड C है, ठीक है। यहाँ पर AC देखे तो इस पॉइंट से रेशियो 1:1 में बाइसेक्ट हो रही है, मतलब कट रही है। AO रेशियो OC 1:1 है। अब पहले हम AC के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब मैं X फाइंड करने जा रहा हूँ, ये वाला X। इसके लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने, X1 + X2 होल अपॉन 2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब रेशियो 1:1 होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो X1 मैं इसे मान ले रहा हूँ और Y1 इसे X2 और इसे Y2। तो X1 हो गया आपके पास 8 + -2 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू 6/2, डिवाइड करोगे तो 3। 6 कैसे आया, प्लस माइनस माइनस 2 -2 8 में से लेस करोगे तो 6 आ जाएगा। अब y को फाइंड करने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ओहो शिट, y2 + y1 होल अपॉन 2, y2 is 3, y1 also 3 again 2 इक्वल्स टू 6/2, डिवाइड करोगे तो अगेन 3। मतलब x और y दोनों 3,3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब देखो ये तो x y हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो ऑफकोर्स ये वाला जो होगा ये x1 और y1 होगा। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं यही वाला, तो शुरू करता हूं मैं। x इक्वल्स टू x1 + x2 होल अपॉन 2। x की वैल्यू हमें मिली है 3 इक्वल्स टू x1 फाइंड करना है, x2 कितना है 6 होल अपॉन 2। 3 2 जा 6 इक्वल टू x1 + 6, 6 इधर ले आओ तो 6 - 6 इक्वल टू x1 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऑप्शन चेक कर लो पहले कि अगर दो ऑप्शन हुए तब तो आगे y सॉल्व करेंगे, अगर एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे 0 वाला तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, इसकी वैल्यू d की वैल्यू 0 आ रही है, तो देखते हैं ऑप्शन। अच्छा दो है यहाँ पे, a और b में दो ऑप्शन है, स्क्रीन पे देखो आप ध्यान से, 0,1 एंड 0,-1, यानी x के दो यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हमें y भी फाइंड करना होगा, y1 मतलब। तो y इक्वल्स टू y1 + y2 होल अपॉन 2। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 3, y1 कितना है निकालना है, सॉरी y1 निकालना है, प्लस y2 7 होल अपॉन 2। 3 2 जा 6 माइनस इधर ले आओ 7 को, y1 कितना आ रहा है -1, यानी जो जो कोऑर्डिनेट्स बने वो 0,-1 है, 0,-1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा। पहले मैंने x को निकाला, फिर x को निकाला, फिर y को निकाला, फिर इस वैल्यू को मैंने इस वाली लाइन BD के लिए रखा और तब सॉल्व किया। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। ये जो x f थीटा है, x की जो वैल्यू है, ये मैं x2 और ये x1 इनसे निकाल रहा हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ लिख करके। मतलब ये x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, 8 + -2, 8 + -2 होल अपॉन 2, एक सही तरीका है। दूसरा इससे भी कर सकता हूँ मैं ऐसे, 6 + x1 होल अपॉन 2 कर सकता हूँ ना। यानी ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 + x1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 8 - 2 6 इक्वल्स टू 6 + x1, 6 इधर ले आओ, ये तो हो जाएगा 0। ये x1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से y को निकाल सकते हैं। देखो ये कैसे होगा, ये y तो मैं फाइंड कर सकता हूँ y1 + y2 अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू y1 यानी कि 3 प्लस y2 यानी कि अगेन 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, दूसरा ये यही y मैं इस ऐसे से निकाल सकता हूँ, यानी ये वाला y2 और ये वाला y1 लेकर के, यानी 7 + y1 अपॉन 2। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 + y1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 7 को इधर ले आओ, माइनस का 1 इक्वल टू y1। इसके भी कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, 0,-1, 0,-1। ये तरीका मैं पहले भी बता सकता था, हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैंने ये पूरा बताया था। ठीक है, आप ये मेथड सेम ही है, एक्चुअली मेथड अलग नहीं है।
आप बेटर होगा कि इस तरीके से करें ताकि जल्दी आंसर फाइंड हो जाए, ठीक है। ये तो अर्ली भी कर सकते हैं यार, यहाँ पे बिल्कुल इजी, देखो 3 + 3 6/2, 3 आएगा, इसकी वैल्यू 3 मिल गई, दैट लिया। इसको भी मैं 3 निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ही, मतलब अर्ली भी हो सकता है, ये बहुत इजी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इफ x - 2y + k = 0 is a median of the triangle whose vertices are at point this, then the values of k is। देखो एक मीडियन है, मीडियन कैसे भी निकल सकता है, मीडियन ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मीडियन तो कैसे भी हो सकता है ना। और ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, तो देखो एक मीडियन जो होता है ना हमेशा एक सेंट्रोइड यानी कि बिल्कुल सेंटर से होकर जाता है, सेंटर के एक पॉइंट से होकर जाता है। इस सेंटर का जो पॉइंट है इसका फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है x = x1 + x2 + x3 होल अपॉन 3। ये x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, मतलब f का फाइंड करने के लिए, और y फाइंड करना है आपको, तो वही y के लिए भी हो जाएगा फॉर्मूला y1 + y2 + y3/3। सेम है, कुछ खास नहीं है। तो पहले तो मैं ये फाइंड कर लूं कि इस मीडियन के ऊपर जो पॉइंट ये है ना सेंट्रोइड, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं उस पहले से फाइंड कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 + 0 + -5, -1 + 0 + -5 होल अपॉन 3, ये हो जाएगा -6/3, डिवाइड करोगे तो -2, ये x की वैल्यू होगी। अब इस तरह से हम y भी फाइंड कर सकते हैं, तो y = देखो, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे x1 y1 इसे मानना है, इसे x2 y2 मानना है, और इसे x3 y3 मानना है। तो y1 + y2 + y3, 3 + 4 + 2, 3 + 4 + 2 होल अपॉन 3, 4 + 3 7 + 2 9, 9/3 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू मिल गई हमको 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट का है ये कोऑर्डिनेट जो निकाल रहा हूँ ना मैं, इस पॉइंट का है, यानी x, y जो है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो हमें मिला है -2, 3, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अब बात समझना, ये जो मीडियन है इसका आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इस मीडियन का इक्वेशन दे रखा है, वो इक्वेशन है आपको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में इरेज कर दूंगा, x - 2y + k = 0। ये इक्वेशन इस मीडियन का है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो लीनियर इक्वेशन है, अभी चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। ये जो आप देख पा रहे हो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, दो वेरिएबल्स अगर किसी इक्वेशन में आते हैं, केवल दो वेरिएबल्स आते हैं, ये k को देखो, k कांस्टेंट है, x एंड y दो वेरिएबल्स है, अगर दो वेरिएबल्स आते हैं तो ये किसी लाइन के इक्वेशन का है, लाइन के इक्वेशन होते हैं। मतलब जैसे मैंने कोई भी जैसे ये है ना एक ग्राफ, इस ग्राफ में सपोज कीजिए कि कोई लाइन में दे रहा हूँ, कैसे बोल दूं, चलो ये मान लेते हैं कि एक लाइन है, इसका अगर इक्वेशन देखें तो ax + by + c = 0, इस टाइप से इसको शो कर सकते हैं, इस लाइन को, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन है। इसी तरह से ये जो इक्वेशन है ये इस मीडियन से, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो x एंड y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस मीडियन के ऊपर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस मीडियन के ऊपर है तो ये पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है ये मीडियन के सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे ये ax + by + c एक इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन है, तो x एंड y की वैल्यूज जो है ना उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब होंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू x एंड y हो सकती है, सभी की। इसी तरह से ये मीडियन के ऊपर ये पॉइंट है, इसीलिए x एंड y की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, यानी -2 और 3 x और y की वैल्यू होगी। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ -2 - 3 सॉरी पहले 2 लिख दूं, 2 × 3 + k, 3 × 2 = 6 -2 -8 + k = 0, k +8, ऑप्शन नंबर डी। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम 37 क्वेश्चन में देखेंगे। इसको देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 देखने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ए और बी पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो y एक्सिस पर कहां काटती है। तो पहले तो हम ये दो पॉइंट्स देख लेते हैं कहां पर बन रहा है। ए है 1,5,
1,5 यानी ये पॉइंट। मैं ये पॉइंट पहले से बनाकर रख सकता था, बट पॉइंट कैसे फाइंड करना है, अगर किसी बच्चे ने प्रेक्षय की वीडियो नहीं देखी होंगी तो मैं यहाँ पर इस तरह से बता दे रहा हूँ कि इनको ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। तो 1,5 ये हो गया, ठीक है। दूसरा 4,6 ये हो गया, 4,6 6 ये रहा, ओके, ठीक है। ये हो गया 1,5 एंड ये हो गया 4,6। ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। ये इस तरह से ज्वाइंट हो गया, ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया, ये लाइन है। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस वाई एक्सिस को कहां पर काटता है। तो एक तरीका क्या है, देखिए आप ये दो पॉइंट्स, पहले तो आप ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर पे ये जो भी मैंने 1 2 3 4 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाए हैं इस तरह से बनाइए। उसके बाद पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को वो कीजिए, पॉइंट अप कीजिए, लोकेट कीजिए। लोकेट करने के बाद, उसकी लोकेशन को देने के बाद, अब आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना बहुत इजी है, आप उससे प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्टर से मान लीजिए कि मैं 90 एंगल का एक लाइन ड्रॉ किया इस टाइप से, सीधा ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस से कहाँ काटा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को कहाँ करता है उससे मतलब है। आप देख सकते हो कि ये 13 के समथिंग कर रहा है, यानी इसका जो आंसर होता है वो 13 14 12 ये सब समथिंग हो सकता है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें देखा 0,13 0 -13 0 12 13 13 0, तो डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी में एक्स की वैल्यू आपको 0 नहीं दे रखी है। वाई एक्सिस पर अगर कोई चीज करती है तो फिर एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, ए बी सी हो सकता है। अच्छा बी भी नहीं होगा, अगर आप ध्यान दो तो इसकी जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो माइनस में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, पॉजिटिव लाइन में कर रहा है, तो बी भी कैंसिल हो गया। अब बच गया ए एंड सी, मतलब 0,13 एंड 0,12 ये दोनों हो सकते हैं। और कितना करीब आंसर दिया हुआ है, देखो आप ऑप्शन कितने करीब दिया हुआ है। तो इसमें ना डायग्राम बनाते वक्त आपको मिस्टेक हो सकती है, डायग्राम बनाते वक्त आपको मिस्टेक हो सकती है, बट वैसे अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हो और सही ढंग से बना रहे हो तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत भी आता है आपको ये करना 90 डिग्री निकालना, तो आप कर सकते हो। 90 डिग्री निकालने में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है आपको कि पॉइंट्स लोकेट करते वक्त और 90 डिग्री निकालते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसका एक और तरीका है, वो भी हम स्टडी करते हैं। देखो ये जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपके 10th क्लास के सिलेबस से नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से नहीं है, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं वहां पर, आप कैसे करोगे बिना ग्राफ पेपर के। तो ऐसे कंडीशन में बिना ग्राफ पेपर के आप ये कर पाना थोड़ा सा कट्टा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है आपको, क्योंकि वहां व्हाइट पेपर मिलेगा और वो भी ब्लैंक होगा बिल्कुल, तो वहां पर ग्राफ बनाओगे क्या करोगे आप एक क्वेश्चन के लिए। तो एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके 11th क्लास से है, बट बहुत इजी है, बिल्कुल घबराइएगा मत। जो भी बताने जा रहा हूँ ये इसमें एक आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बताऊंगा जो बहुत शॉर्ट होगा। क्वेश्चन 14 मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। अच्छा पहले हम क्वेश्चन 14 को दूसरी तरफ देख लेते हैं, उसके बाद इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इज द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। पॉइंट देख लेते हैं जरा, इसको लोकेट कर रहा हूं मैं। 1,-1 1,-1 यानी एक पॉइंट तो ये हो गया 1,-1। दूसरा 5,2 5,2 ये रहा, ठीक है। और तीसरा है 9,5, तीसरा 9,5 ये पहुंच गया ये यहाँ पे। ये अब मैं जरा इस पॉइंट को मिला दूं, ये मिल गया पॉइंट, अभी पता नहीं है कि नहीं फिलहाल तो, क्योंकि मैं आउट दिवाली के टाइम है बॉस, ये शोर शराबे तो होते रहेंगे। इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना और मैं काफी समय लेट कर बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि क्या ये पॉइंट एक लाइन पर है, क्या ये पॉइंट एक लाइन पर है, क्या ये कोलिनियर है। देखो इसको फाइंड करने का एक तरीका तो मैंने बताया था कि भाई इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों डिस्टेंस निकालो, फिर इस वाले का और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। अगर इस तीनों ये वाला डिस्टेंस और ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले डिस्टेंस की और इस वाले, इन दोनों का सम स्टार्टिंग से लास्ट तक की जो डिस्टेंस है उसके बराबर आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। एक और तरीका देखते हैं इसका। देखो दो पॉइंट्स को ना मैं थोड़ा सा समझा दूं पहले। दो पॉइंट्स है मान लीजिए ऐसे इस टाइप से, और इन दो पॉइंट्स की बनने वाली एक लाइन है।
इस लाइन को अगर हम देखें, मैं यहाँ पे ना बना करके मैं इधर बना दे रहा हूँ, इधर बना देता हूँ, इधर ही बना देते हैं। ये लाइन में अगर ऐसे बना दो, देखो आप ये किसी एंगल पर इस एक्स एक्सिस को काट रही है, किसी एंगल पर, कोई थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल है, तो यहाँ पर तो ये स्लोप आप देख रहे हो ना, ये स्लोप मतलब ढलान, ऐसे ढलान, ये जो ढलान आप देख रहे हो ये चीज ये फिक्स होती है। और अगर ये फिक्स है तो ये किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअली डिपेंड करता है इसके दो लाइनों पर, किस पर? परपेंडिकुलर और बेस पर। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं। अब ये जो स्लोप है, ये ढाल है, इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये मान लीजिए x2 और ये y2 है और ये x1, ये घबराना मत भाई, ये पहली बार आप ये चीज देख रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि भाई क्या है, भगा दो वीडियो, फॉरवर्ड कर दो, ऐसा मत करना। ये बहुत इजी है, बहुत इजी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस देखते जाइए कैसे हो रहा है। अब मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करना है, देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस पर डिपेंड करता है। ये परपेंडिकुलर जो है ये कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, ये देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2। अगर मैं इसी ट्राइंगल को ऊपर बना दूं, कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना दे रहा हूँ, चलो ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये इसका स्लोप मुझे फाइंड करना है। सपोज करो ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर x2 और ये y2 है और ये x1 और ये y1 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ये वाला ये जो स्लोप है ना, ये फाइंड करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये y2 जो है वो यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन तक होगी, ये पूरी लेंथ हो गई y2, और जो y1 है वो ये वाला पोर्शन होगा, मैं एक मिनट बना दे रहा हूँ, ये y2 हो गया और ये हो गया ये वाला हिस्सा y1। अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, पूरी y2 में से y1 को माइनस करना होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा, ओके। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ये जो डिस्टेंस x, ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरे में अगर यहाँ पॉइंट से देखा जाए तो ये लेंथ आपकी पूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला पोर्शन ये हो गया x2, और ये वाला पोर्शन जो होगा ये होगा x1। मुझे केवल इस वाले डिस्टेंस को फाइंड करना है, मैं नाम दे देता हूँ a b c, मुझे a b फाइंड करना है। तो a b फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x2 माइनस x1। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो स्लोप है ये परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप देखो वही बना, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, बन गया फॉर्मूला। मैंने इतना डिटेल दिया, चाहता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकता था, बट कुछ समझ में ना आए, इससे अच्छा है कि कुछ समझ करके किया जाए। आप 5 मिनट दे सकते हो, 10th क्लास को पूरा साल दे रहे हो यार, इस फॉर्मूला को करने के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप की। अब देखो मैं समझाता हूँ जरा, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए थे, क्योंकि स्टडी पक गई थोड़ी सी, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ फिर से। ये देखो ये पॉइंट, ये थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए गए थे। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर है, तो भाई एक लाइन की जो स्लोप है वो तो हर जगह सेम रहेगी, ऐसे स्लोप तो हर जगह सेम रहेगी। आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप बना लो या फिर इस दोनों पॉइंट से स्लोप बना लो, स्लोप तो हर जगह सेम रहेगी ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन दोनों का स्लोप फाइंड करूंगा, इन दोनों स्लोप फाइंड करूंगा, बहुत सिंपल सा है। हाँ, अब इन दोनों स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं मैं, m1 मान ले रहा हूं मैं, इन दोनों का मतलब नाम दे देना है p पॉइंट q पॉइंट r। पहले मैं pq की स्लोप को फाइंड कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 5 माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 2 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 3/4, ठीक, ये आ गया एक स्लोप। अगर ये QR का भी स्लोप सेम आता है, 3/4 आता है, तो ये कोलिनियर होगा। अगर QR का स्लोप सेम नहीं आता तो ये कोलिनियर नहीं है। और तो कितना जल्दी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, आपने ये डिस्टेंस नहीं निकालना, ये डिस्टेंस नहीं निकालना, आपने फिर PR का डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये बताया, इसीलिए बताया। अच्छा भाई, ये आप पूछ सकते हो पिछले पहले क्यों नहीं बताया सर आपने, अभी क्यों बता रहे हो? देखो इसके पीछे रीजन है, मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा हूं, आप 10th क्लास से हो, और मुझे 10th क्लास से सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, उस सिलेबस के अंदर में रहना है, वो क्राइटेरिया है। अब आप बात समझिए, 9th क्लास में भी तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको सॉल्व किया ना आपने, किससे किया? स्प्लिटिंग मेथड से किया है। अगर 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2, होल अपॉन
2a होता है सर, होल अपॉन ए। अगर ये फॉर्मूला देखें हम, तो इस फॉर्मूले में क्या आप इस फॉर्मूले को आप 9th में यूज कर सकते थे? आप नहीं कर सकते इसको 9th यूज। इसीलिए क्यों, अच्छा क्यों नहीं यूज कर सकते थे? क्योंकि आपको स्प्लिटिंग मेथड बताया गया 9th क्लास में। अब आप 10th क्लास में थोड़ा यूज कर दोगे, उसमें आपका नंबर काट दिया जाएगा उसको। इसीलिए मैंने ये चीज बताया नहीं आपको, फर्स्ट ईयर क्लास के आई है एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ स्लोप वाला। बट आपका एमसीक्यूज है, आपके सॉल्यूशन तो कोई लेना है नहीं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये स्पीड आपको बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा। अगर ये एक क्वेश्चन आया और आपने सपोज करो कि जो क्वेश्चन 2 मिनट में बाकी बच्चे कर रहे हैं और आपने वो 30 सेकंड के अंदर कर दिया, तो आपके 1.5 मिनट बचे ना, और 1.5 मिनट का यूज आप बड़े क्वेश्चन को करने में कर सकते हो। इसीलिए ये कुछ तरीके मैंने बताए हैं, और इसका यूज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लोप M2। M2 किस लिए निकाल रहा हूं मैं? ये QR के लिए। QR का देखते हैं, y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 होल अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4 सेम है, यानी कि ये एक पॉलीनियर है। आगे बात समझ में। अब इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें मुझे AB का स्लोप निकालना है, तो चलो मैं AB का स्लोप निकाल रहा हूं। मैं इसको नाम दे दे रहा हूं M1। क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5, 4 माइनस 1 यानी कि मतलब y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। ये M1 की वैल्यू मिली है मुझे। अब आप देखो यहाँ पे दो लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। और ये जो लाइन है, जो आप जो देख रहे हो ये लंबी वाली, ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, परपेंडिकुलर है। तो जब भी ये लाइन है, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, अगर इस वाली लाइन की जो स्लोप है वो M1 है, तो इस वाले लाइन की जो स्लोप होगी वो 1/M1 होगी। उल्टा हो जाता है, ऐसे अपोजिट हो जाता है। यानी इस वाली लाइन का हमें स्लोप मिल गया, M2 मान ले रहा हूं मैं। इस वाली लाइन का स्लोप क्या हुआ? माइनस में, सॉरी उल्टा होता है, माइनस का 3/1 उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब मुझे इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया, पहली चीज। दूसरा, मैं ये पॉइंट भी ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सा है, मिड पॉइंट है, 1:1 हो जाएगा। तो AB से मुझे ये वाला पॉइंट O नाम दे रहा हूँ मैं, इस पॉइंट O को मुझे फाइंड करना है, या M दे देते हैं, M फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फिर से वही, x इक्वल टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2, 4 प्लस 1 4, हाँ 4 प्लस 1/2 यानी 5/2, और y की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 5/2 यानी कि 11/2। मुझे ये पॉइंट भी मिल गया, कौन सा? ये ये पॉइंट M, 5/2 11/2। अब समझना जरा, जो हमें जो चीजें चाहिए थी वो मिल गई है। देखो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, दूसरा इसका मुझे वो स्लोप मिल गया, और तीसरा एक पॉइंट यहाँ पर मिला है जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ। कोई भी पॉइंट हो सकता है, किधर भी, पूरी लाइन में कहीं भी हो सकता है। इसका नाम है 0, सीधी सी बात है। अब ध्यान दो, स्लोप कैसे निकल रहा था? दो पॉइंट से स्लोप निकल रहा था। यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया हमको, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और स्लोप हमारे पास पहले से है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? देखो फॉर्मूला फिर से वही करने जा रहा हूँ मैं। M, इसका नाम M2 दिया था मैंने, M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है? -3/1। y2 मैं नाम दे रहा हूं, ये y2, ये y1, सॉरी ये x2, ये y2, और ये x1, ये y1। तो y2 की वैल्यू यहां पर आप देखो 11/2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y अपॉन x2 की वैल्यू क्या है? 5/2, x1 की वैल्यू क्या है? 0। सीधा इसको उठा के इधर ले आओ, 5/2 को इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15/2 इक्वल टू 11/2 माइनस y। 11/2 इधर ले आओ, -15/2 माइनस 11/2 इक्वल टू -y। दोनों को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, -15 माइनस 11, दोनों को ऐड कर दो 26, 26 को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस का 13 इक्वल टू -y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 13। y की वैल्यू 13 मिल गई, और हम इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर जो वैल्यू है, जो कोऑर्डिनेट है, वो 0,13 हो जाएगा ये। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये मेथड तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेथड है।
कैसे करेंगे, क्या होगा। देखो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, आपने इस फॉर्मूले को पहली बार स्टडी किया है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि यार ये बहुत बड़ा है। और आपने देखो इतना टाइम दिया मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर, इतना टाइम दिया है मैंने। बस अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए अभी आप टाइम दे सकते हैं। और 100 क्वेश्चन अगर आपके पास है ना, एक बुक में 100 क्वेश्चन है, तो क्या 100 के 100 इजी होंगे? नहीं हो सकता ऐसे यार, कुछ तो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। और इसने दिया है इसमें, तो ऑफकोर्स आने के भी चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आर्यन ने जो दिया है वही सिलेबस में आएगा, ऐसा मतलब पेपर में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्री बोर्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं कह सकता कि बॉस यही आने वाला है। ये आ सकता है, ये बोल सकता है, वो बात। ये नहीं आएगा ये कहना गलत है। ये आ सकता है, ये तो मैं कह सकता हूँ, तो ये आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है। ये नहीं आ सकता है, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, टॉपिक बोल सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा, बट क्वेश्चन कौन सा नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता टॉपिक के अंदर। इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, उसका ना भी आए, बट आपको सीखने में क्या जा रहा है, आप 10th कर रहे हो तो सीख सकते हो ये। मैं अब जरा इसको पूरा दोबारा से समझाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बट इसको इरेज करने के बाद आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट में फिर से हम शुरू करेंगे स्टडी। तो पहले मैं ए बी का स्लोप फाइंड करने जा रहा हूँ। एम ए बी मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ऐसे पता लग जाएगा कि ये जो एम है स्लोप है वो इस ए बी का है। फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 2 माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 होल अपॉन x2 5 माइनस 1 5 माइनस 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 4। अब मैं स्लोप फाइंड करने जा रहा हूँ BC का, एम बी सी इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा सॉरी 5 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 5, यानी 3 अपॉन अगेन 4। दोनों में सेम स्लोप आ रहा है, इसका मतलब जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका है ना, इसका मतलब ये सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये एक कोलिनियर है। बहुत सिंपल आंसर। अब यहाँ देखिए AB का जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं ना, स्लोप ऑफ AB मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, जो कि है 6 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक, अभी कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाने वाला और बाइसेक्टर मतलब ठीक बीच से जाने वाला। तो ये रहा सेंटर पॉइंट सपोज कीजिए, और यहाँ से एक लाइन जा रही है इस टाइप, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ से। अब ये कह रहा है जो लाइन है ये किस पॉइंट पर काट रही है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को, ये हमें फाइंड करना है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और बी सेंटर में भी है, तो इस पॉइंट सेंटर एम को, ये पॉइंट एम मैंने मान लिया है, इस एम के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं ना, फाइंड करते हैं। एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 5 अपॉन 2, यही होगा ना। यानी एक्स कॉमा वाई क्या मिल गया मुझे 5 अपॉन 2 कॉमा 11 अपॉन 2। आप इसे शॉर्ट में करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, मतलब जो पहले x है तो पहले x की वैल्यू मिलेगी, फिर y है तो y की वैल्यू बाद में मिलेगी, इस टाइप से। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको 5 अपॉन 2 एंड 11 अपॉन 2। देखो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको स्लोप का, वो क्या था, 2 पॉइंट से मिलते थे आपको, x1 y1 एंड x2 y2, 2 पॉइंट से स्लोप मिल जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक पॉइंट जहां पर y एक्सिस को ये लाइन काट रही होगी, तो मैं कोई भी मान ले रहा हूँ पॉइंट, पता नहीं कहाँ काट रही होगा, हमें पता होता तो आंसर ही कर देते। अभी पता नहीं है तो इसलिए हम 0, x मान के चल रहे हैं, y एक्सिस पे काट रही है तो x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ओह सॉरी, ये y होगी, ये y, ठीक है। मैं इसे x2, इसे y2, इसे x1 और इसे y1 मान रहा हूँ, और इसका स्लोप हम अभी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप उसका ठीक उल्टा नेगेटिव होता है। तो इसका जो स्लोप है इसका उल्टा है नेगेटिव, इस वाले का स्लोप होगा, इसका नाम दे देते हैं हम PQ PM। PM का जो स्लोप है वो AB के स्लोप का उल्टा है, नेगेटिव होगा। तो स्लोप ऑफ PM इक्वल टू -1 बाय MAB इक्वल टू -1 बाय, इसको उल्टा कर दो सीधे सीधा, -3 बाय 1, ये उल्टा कर दिया सिर्फ। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर इस वाले स्लोप का। फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ PM इक्वल टू वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू है -3 इक्वल टू y2 की वैल्यू 11/2
माइनस y1 की वैल्यू y अपॉन x2 की वैल्यू 5/2 एंड x1 की वैल्यू 0। इसको इधर ले आओ, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -15/2 माइनस 11/2 इस तरफ ले आओ, -11/2 माइनस y। सॉल्व करोगे तो माइनस y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 13, y इक्वल्स टू 13, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए वो मिल गए 0,13। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 0,13 ए, ऑप्शन नंबर ए। 37 क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम दिया, 14 में भी देखो आप इतना टाइम दिया। आप देख सकते हो 14 को बहुत इजी है, अगर कोलिनियर कोश्चन आ जाए तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। आप अपना टाइम बता सकते हो और जो बचा हुआ टाइम है आप यहाँ लगा सकते हो। हाँ, आप ये भी मैंने बताया था ठीक थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ पर एक ये ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते थे, बट क्या ग्राफ बनाने में टाइम नहीं लगेगा? उसमें तो टाइम लगेगा। जब तक ग्राफ बनाओगे उससे ये सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये मेथड टफ लग रहा होगा, ये इस वाले क्वेश्चन में टफ होगा। ये तो इजी है, ये तो सॉल्व कर दिया होगा आपने, ये थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। तो देखो टफ मत, ये मत सोचो कि टफ है। आप एक काम करो, आप ये वीडियो रिवर्स करो, दोबारा से इसको सुनो, नहीं समझ में आता है फिर से एक बार रिवर्स करो। अगर 3 बार समझने में भी, 3 बार ये वीडियो देखने पर भी समझ में नहीं आता है, तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इसको दोबारा से एक बार देख लेना। अगर नहीं आया उसके बाद भी, ये चौथी बार देखोगे आप, फिर अगर तब भी नहीं आता है फिर आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। स्किप करने का मतलब है कि इसको फिर इस वाले मेथड से मत करना, फिर आप ग्राफ वाले मेथड करना। क्वेश्चन छोड़ना तो कोई भी नहीं है, हमने क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। देखो बेटा, इस वाले इन दोनों क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम दिया, मुझे लगता है मेरे साथ 20 या 25 मिनट मैंने इसका टाइम लगा दिया होगा इसमें, पता नहीं कितना, मतलब 20 मिनट में मुझे लगता है लग गया होगा 2 क्वेश्चन में। जबकि इतना फास्ट करता हूँ, मतलब मैं हमेशा अपनी स्पीड पे ध्यान देता हूँ कि क्वेश्चन कम से कम टाइम में लूँ। यहाँ पर ये बताना जरूरी था, अगर मैं नहीं बताता तो आप लोगों को इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पता नहीं चलते। बुक में पता नहीं क्या है, बस वही ग्राफ बना के छोड़ दिया उसने, बट हम तो वहां पर नहीं छोड़ सकते ना भाई, ग्राफ गलत हो गया क्या करेंगे। अब आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।